वो जो है अंशुल सहगल, कोटक महिंद्रा एएमसी के पीएमएस हेड, मेरे हिसाब से आज से वो एक केमिकल स्पेसिस के वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट हैं और उन्होंने 7-8 साल पहले ये सनराइज सेक्टर को स्पॉट कर लिया था, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लिया था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज वो हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग दिन पे हैं। अंशुल, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया ET Now स्वदेश पे आने के लिए। और बताए कि लोग ये कहते थे कि 10 साल का व्यू है, मल्टी ईयर डेकेडल व्यू है, लेकिन जहां एक 2-3 साल के हेडविंड्स आए आपके स्पेशलिटी केमिकल को, सब भूल भाल के छोड़ छाड़ के चले गए। आपने अपनी पोजीशन बना रखी है या कहीं कम की थी, या आपने ऐड किए ये जो साइडवेज मूवमेंट आया था सारे केमिकल स्टॉक्स में लास्ट 1.5 साल? गुड आफ्टरनून अजय, आपसे मिलके हमेशा खुशी होती है और आज का दिन जैसे आपने कहा और भी इंटरेस्टिंग है। नहीं, हमने अपनी पोजीशंस बना के रखी हैं। हमने कुछ स्टॉक्स के अंदर जरूर पोजीशन काटी है क्योंकि वहां पे हमें रैली एक्सटेंसिव मिल गई थी और काफी छोटे पीरियड में मिली थी। लेकिन कई ऐसे स्टॉक हैं जहां पे हमने अपनी पोजीशंस ऐड की हैं और ये हमें लगता है कि मार्केट एंकर्ड है थोड़ा, जो पिछले 2-3 साल का प्राइस है उससे, और क्योंकि स्टॉक 3 गुना 4 गुना हो गए हैं वहां से, तो मार्केट को ये लग रहा है कि अब इस रैली में मेरा ख्याल दम रहा नहीं है। लेकिन इंडिया की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर इतनी सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटीज हैं, और इन कैपेबिलिटीज का बेनिफिट अभी पूरी तरह से आना बाकी है। आपको मैं बताऊं, हमारे इधर एक फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री की कंपनी है, लीडिंग कंपनी, इंडिया की ऑफ कोर्स और दुनिया में भी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है। उस कंपनी का पिछले 2 साल में उसने इतना कैपेक्स किया है जितना कि उसने अपने आप समझिए कि पिछले 20 साल में नहीं किया होगा, और वो पिछले 2 साल में किया है क्योंकि उसको इतनी अपॉर्चुनिटी आगे चल के दिख रही है। और अगले 5 साल में उन्होंने गाइडेंस दी है कि हम इतना कैपेक्स करेंगे कि हमारा आज का जो ग्रॉस ब्लॉक है, जो हमारा आज का एसेट बेस है, उससे ज्यादा हमारा कैपेक्स होगा। अब जिस कंपनी को इतनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आगे चल के, उस कंपनी का भाव भी वही अपॉर्चुनिटी रिफ्लेक्ट करेगा, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। और थोड़ा बहुत वो दिख रहा है आज के मार्केट मूव में भी, और पिछले कुछ दिनों से मार्केट मूव में ये दिख रहा है। हमें लगता है कि ये सेक्टर ग्लोबली कंपेटिटिव होने वाला है और बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है इस सेक्टर में, जो कि इन कंपनीज के भाव में दिखेगा। तो हम एक्साइटेड हैं इस सेक्टर के लिए। अंशुल, मुझे याद है कुछ साल पहले, कुछ 5 साल पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी, स्पेशलिटी केमिकल स्पेस के ऊपर पहला स्पॉटलाइट आया था चाइना में पोल्यूशन नॉर्म ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने से। आपको याद होगा कि उससे पहले तो ये $1 बिलियन में पूरा केमिकल सेक्टर आपको मिलता था। वहाँ से लोग रिकग्नाइज करने लगे कि यार ये एक इन्वेस्टेबल स्पेस है। उसके बाद चाइना +1 हुआ, उसके बाद ग्रोथ, अभी यूरोप +1 भी आ गया। तो ये जो पॉइंट बताया, मुझे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे अपने पोर्टफोलियो के आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो ना बताएं, बट कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बताएं कुछ कंपनीज में ये जो आपने बताया है जहां ग्रॉस ब्लॉक इतना ऐड होगा जितना हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ, ये समझाने के लिए कि क्या स्केल के लिए प्ले कर रही हैं कंपनीज आगे। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कि इंडिया के अंदर बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि दुनिया का जितना एपीआई दुनिया में बनता है उसका करीब करीब 3% इंडिया में बनता है, और केवल चाइना उसका 40% दुनिया का एपीआई बनाता है। अब वो 40% में से अगर 1% भी इंडिया की तरफ आता है तो इंडिया की मार्केट 33% से बढ़ जाती है। और ये एक बड़ा अजीबोगरीब सॉर्ट ऑफ मोमेंट है, क्योंकि हमारा आज से मतलब अर्ली 90s में वी वर दी सप्लायर्स टू द वर्ल्ड ऑफ एपीआईज, और वो चाइना ने हमसे मार्केट ले ली। अब हम वापस चाइना से वो मार्केट लेने को तैयार बैठे। और कैपेबिलिटीज वाइज इस स्पेस में इंडिया इज रियली टॉप ऑफ द लाइन। हमारा स्केल बड़ा है, हमारी कॉम्पिटेंसीज बड़ी है, हमारा मैन पावर की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, और सिर्फ जो बाकी था वो ये था कि मार्केट को कैप्चर करना बाकी था, वो अब बहुत क्लियरली इंडिया कैप्चर कर रहा है।
इसी तरह फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में आप किसी भी फार्मा मतलब फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री बहुत मुश्किल केमिस्ट्री है, हैजर्डस केमिस्ट्री है, इसलिए हर कोई कर नहीं सकता है। अब उस स्पेस में एकदम टेलविंड्स आ रहे हैं क्योंकि दुनिया में हर कोई ये चाह रहा है कि चाइना से थोड़ा सा अपने को डाइवर्सिफाई करे। और इंडियन कंपनीज ने क्या किया है कि फ्लोरस्पार जो इस केमिस्ट्री का रॉ मटेरियल है, वो आज तक सब चाइना से ही लेते थे। इन्होंने इंडियन कंपनीज ने वो डाइवर्सिफाई करके चाइना का कंट्रीब्यूशन नियरली जीरो कर दिया है और बाकी मार्केट से इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया है। जिस वजह से इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी फार बेटर है और रिस्क कम हो गया है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। तो कंपनीज कंपेटिटिव हो रही है, मार्केट ओपन अप हो रही है और ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें डिमांड बढ़ेगी, मार्केट ओपन होएगी और डी रिस्क बिजनेस होएगा, इन तीनों को लेकर देखें तो ये सेक्टर रियली सनराइज सेक्टर है और आज से 5-6 साल बाद आज की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी लगेगी। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून अंशुल। तो ये तो एक सनराइज सेक्टर है जिस पर आप एक्सप्लिसिटली अपना व्यू बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात की जाती है कि डिमांड स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, भले इंटरेस्ट रेट का हाइक का एनवायरमेंट रहा हो, लेकिन क्योंकि डिमांड और कंजम्पशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो भी एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन अब ये जो पेंट अप डिमांड फेस्टिवल सीजन को देखते हुए देखने को मिल रही है, हालांकि आप लॉन्ग टर्म होराइजन से ही स्टॉक रिकमेंडेशन या सेक्टर रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, बट अगर इस पेंट अप डिमांड को देखते हुए किस थीम पर या किस सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? गुड आफ्टरनून। इस स्पेस में मतलब जो आप कह रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में पेंट अप डिमांड फेस्टिवल की, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले हफ्ते में हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत सारी कंपनी से मिला हूं क्योंकि 1-2 कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी जिनके अंदर हम कंपनी से मिल रहे थे। और जो बॉडी लैंग्वेज मैंने कंपनीज की देखी है इस पीरियड में, वो मेरा ख्याल मैंने 10 साल में नहीं देखी होगी। एक चीज है कि आपके नंबर बैलेंस शीट पे दिखते हैं, वो नंबर तो स्ट्रॉन्ग आ ही रहे हैं। दूसरी चीज है, इन कंपनी से अगर मिले तो इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या लगती है, उससे थोड़ा समझ आता है कि एनवायरनमेंट में कितनी गर्मी है। और इस समय बॉडी लैंग्वेज कंपनीज की बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड ये कह रही हैं कि 10 से 15% तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा और उस पे अगर आप 4-5% का वैल्यू ग्रोथ मान लें तो करीब करीब 20% का रेवेन्यू ग्रोथ काफी सारी कंपनीज में आना चाहिए। जो सेक्टर्स हमें इस समय पसंद आ रहे हैं वो है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में आप देखिए पिछले 2 फोर्टनाइट से 15% प्लस का क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। फाइनेंशियल्स में ग्रॉस एनपीएल नीचे आ रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये फाइनेंशियल्स को रीरेट करेगा और इसलिए हमें फाइनेंशियल्स पर्टिकुलरली बैंक्स पसंद आते हैं। दूसरा, हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ कैपेक्स साइकिल, कि इंडिया के अंदर कैपेसिटीज क्रिएट होंगी और वो जो कैपेसिटीज जैसे क्रिएट होंगी तो जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट होगा क्योंकि ये 10 साल बाद कैपेसिटीज इस कंट्री में क्रिएट होगी। हमें लगता है कि वो स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है। ऑटोज में भी टर्न अराउंड बहुत सिग्निफिकेंट है। आप अगर एक इंडियन जो ऑटो कंपनीज हैं, ओईएम कंपनीज हैं, उनको देखें तो उनके अंदर 6 महीने से 1 साल का वेटिंग पीरियड है, जो कि जो मॉडल्स आजकल मार्केट में चल रहे हैं उनका। इतना वेटिंग पीरियड 4 व्हीलर्स में मैंने रिसेंट पास में तो देखा नहीं था और लोग ब्लैक दे के और ये स्टॉक ये गाड़ियां खरीद रहे हैं। तो ऑटोज में हमें काफी स्ट्रेंथ दिखता है। डिफेंस इंडिजनाइजेशन ये एक थीम है जो कि बिल्कुल स्टार्ट हो रही है और यहाँ से अगले 5-10 साल का ये रोड मैप है इस स्पेस में ऑफ ग्रोथ। तो हमें ये स्पेस भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है और अगले 6-8 महीने में हमें लगता है कि फार्मा सेक्टर भी काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा। अभी भी अट्रैक्टिव है लेकिन अभी थोड़ा इंटरेस्ट कम है, वो इंटरेस्ट 6-8 महीने में बढ़ना चाहिए। इस वजह से ये सब देखें, ये सेक्टर्स हमें इस समय पसंद आते हैं। गुड आफ्टरनून, सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन और इतने सारे सेक्टर्स को आप टच बेस भी कर रहे हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जिस पर इस वक्त सिर्फ
इंडिया में ही नहीं अक्रॉस द ग्लोब सभी का भरोसा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सपोर्ट की अगर बात करें, एक्सपोर्ट सेक्टर से भी काफ़ी हद तक भारत को, या एक्सपोर्ट रिलेटेड थीम जो है उससे काफ़ी हद तक भारत को फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है। ग्लोबल गुड्स सर्विस एक्सपोर्ट की अगर बात करें, भारत की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली है। अब ये एक्सपोर्ट रिलेटेड थीम्स, केपेक्स थीम्स, ये नए फ्लेवर्स हैं जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स इस वक्त चख रहा है। इन्हें ध्यान में रखते हुए कौन से स्पेसेस हैं, कौन से सेक्टर्स हैं, डिफेंस ऑफ कोर्स हैं जो कि इससे जुड़ा काफ़ी हद तक फोकस में, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें ये लगता है कि एक्सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जो कि इस कंट्री में पिछले 25-30 साल से बात जरूर होती आई है कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, इंपोर्ट घटना चाहिए, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट इस स्पेस में आया नहीं जो कि पहले जो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा ख्याल है कि इसका टिपिंग पॉइंट आ चुका है और यहाँ से इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट का, वो बढ़ता हमें दिखाई देगा, जो कि आज 2% के नीचे है। हमें ऐसा लगता है कि ये एक्सपोर्ट शेयर बढ़ेगा और इंडिया का इंपोर्ट जो है उसको रिप्लेस करेगा। बेसिकली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग उसको रिप्लेस करेगी और एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जिस वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कंट्रोल में आएगा। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए दिखता है कि प्ले आउट होना चाहिए और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ से 5 से 10 साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपोर्ट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स हमारे कम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, आईटी, ये तो ऑब्वियस सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बेनिफिट होना ही चाहिए। इनके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग थीम देखें तो कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग बेसिस चाइना में भी हैं और इंडिया में भी है, और वो अपने चाइना मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को, मैं एमएनसीज की बात कर रहा हूँ, उनसे प्रोक्योरमेंट कम कर रहे हैं, इंडिया से प्रोक्योरमेंट बढ़ा रहे हैं। ये ट्रेंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमें दिखता नजर आएगा, ऑटोमोबाइल्स में, ऑटो कंपोनेंट्स में दिखता नजर आएगा। तो एक्सपोर्ट एक रनिंग थीम है और अगले कई साल तक ये थीम डेफिनेटली इसमें टेलविंड्स रहेंगे। राइट अंशुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हम लोग की काफी दिनों बाद ये बातचीत हो रही है, इस समय आपके पोर्टफोलियो का अर्निंग्स का हाल क्या है? सेकंड अपने फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स के बाद आपने नंबर्स को केयरफुली देखा होगा, बातचीत की होगी मैनेजमेंट से और अपना खुद आंकलन बनाया होगा। इस समय एज वी स्टैंड टुडे, अर्निंग्स ग्रोथ आपको नेक्स्ट 2-3 साल की विजिबिलिटी कैसी नजर आती है अपने पोर्टफोलियो की? अजय, हमें अपने पोर्टफोलियो में अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिखती है, और अगर पहले क्वार्टर की ही बात करें तो हमारा इवन दो लास्ट ईयर का पहला क्वार्टर था वो थोड़ा वीक था क्योंकि कोविड क्वार्टर था वो, उसके मुकाबले रेवेन्यू ग्रोथ हमारा कुछ 47-48% का रहा है, और ये मैं नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, और प्रॉफिट ग्रोथ 90% के ऊपर का रहा है पहले क्वार्टर। ये हमें ये काफी स्ट्रॉन्ग एक तरह से हमारा ग्रोथ नंबर आया है इस क्वार्टर में, और इससे हमें और भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगले जो 2 साल रहेंगे वो हमारे पोर्टफोलियो की अर्निंग्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और जैसे ही वो अर्निंग्स, मतलब हमारा ये आंकलन है कि 25 से 30% के बीच का कुछ अर्निंग्स ग्रोथ होना चाहिए कंपाउंडेड अगले 2 साल का। अगर वो आता है तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से पोजीशन्ड है, और जैसा आपको पता ही है कि हम टिपिकली बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज लेते हैं जहां पे हमें ग्रोथ विजिबिलिटी हो। हमें ये लगता है कि वो ग्रोथ विजिबिलिटी हमारे पोर्टफोलियो में नजर आएगी। बिल्कुल अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और शो पे आने के लिए। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स की